हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट की बात हो रही है, जिसमें हमने जो है पिछली वीडियो की थी उसके अंदर 3 टॉपिक किए थे। उसके बाद वाला यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि क्या उसके फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय की बात हो रही है। तो उस समय के बारे में अगर हम बात करें तो फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स थे। तो देखो, फर्स्ट फीचर था स्टेगनेंट इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी थी हमारी उस समय? स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। मीन्स यहाँ पर क्या था, लो ग्रोथ रेट थी, कि जो ग्रोथ हो रही थी हमारे देश की वो कैसी थी, बिल्कुल ही डाउन थी, लो थी। अब अगर किसी देश की लो ग्रोथ रेट है तो उसके अंदर क्या होगा, सीधी सी बात है, पुअर्टी आएगी, यानी लोगों के पास खाने पीने रहने को कुछ नहीं होगा, गरीबी आ जाएगी वहाँ पर। दूसरा इसमें क्या होगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनका रहने का जो स्तर है यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगी, डाउन। ऑटोमेटिकली जब लोग गरीब हो जाएंगे तो गरीबी के कारण क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो ये स्टेगनेंट इकोनॉमी उस समय थी हमारी। सेकंड जो आता है वो आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बिल्कुल है, इकोनॉमी कैसी हो गई थी, बैकवर्ड हो गई थी। बैकवर्ड अगर इकोनॉमी हुई तो क्या हुआ उसके कारण, लो पर कैपिटल इनकम। लो पर कैपिटल इनकम का मतलब क्या है कि जो भी पर पर्सन इनकम थी, यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति जो है कितना कमा रहा है वो डाउन हो गई थी, यानी बिल्कुल लो हो गई थी। अब जब पर कैपिटल इनकम लो हो गई तो ऑटोमेटिकली उसके कारण क्या हुआ, पुअर्टी आई। और पुअर्टी आई तो फिर दूसरा रीज़न जो पर कैपिटल इनकम के लो होने का वो क्या हुआ, उसके कारण क्या मिला, अनएम्प्लॉयमेंट मिला। यानी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया और पुअर्टी भी बढ़ गई, दोनों ही चीज़ें बढ़ गई। किस कारण? क्योंकि हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी। तीसरा जो इफेक्ट आया था वो आया था एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर क्या हो गई थी, बैकवर्ड हो गई। कैसे? कि जो हमारा एग्रीकल्चर था उसके अंदर लो प्रोडक्टिविटी हो गई, लो प्रोडक्शन हो गया, कि जो है प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर क्या होता जा रहा है, बैकवर्ड होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ऑटोमेटिकली अगर एग्रीकल्चर डाउन हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इंडस्ट्रियल भी हमारी क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। इंडस्ट्रियल जो बैकवर्ड हुई उसमें क्या हुआ, नो कैपिटल गुड्स, कि यहाँ पर हमारे देश में कोई कैपिटल गुड्स नहीं था, यानी खुद का तो कोई था नहीं, क्या कर रहे थे। और दूसरा क्या था, यहाँ पर हैवी जो इंडस्ट्री थी, बहुत हैवी इंडस्ट्री थी, जिसके कारण हर कोई जो है काम कर नहीं सकता था। अब क्या हुआ कि कैपिटल गुड्स अगर हमारे खुद के पास नहीं थे तो कहाँ से लेके आते थे, ब्रिटेन से आने थे। तो किसके ऊपर डिपेंड हो गए, डिपेंड ऑन ब्रिटेन। किसके कारण? क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी कैपिटल गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे पास खुद के पास है नहीं, हैवी इंडस्ट्री चल रही है, तो हमें कहाँ से लेने पड़ रहे हैं, ब्रिटेन से लेने पड़ रहे हैं। और ये चीज़ जो है हर इंडियन के बस की बात नहीं थी, यानी इंडियन अगर कोई करना भी चाहता था तो वो डर के मारे नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास जो है ये चीज़ें नहीं है। इसके बाद आता है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस समय क्या था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन हो गया था, यानी कि बहुत ही कम था, या यूँ लगाओ कि ना के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय। कम्युनिकेशंस कुछ नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई जो है काम नहीं था, कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कम, रेलवे सड़कें ये बहुत कम बनी हुई थी। जनरेशन ऑफ पावर इज़ लो, मतलब जो आपकी एनर्जी है यानी कि बिजली की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर जनरेट नहीं हो पा रही थी, बहुत कम थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टोटली था वो क्या था, बिल्कुल डाउन था। नेक्स्ट है इसमें रैम्पेंट पुअर्टी। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, कि जो पुअर्टी आपसे कंट्रोल ही ना हो पाई, ऐसी पुअर्टी यहाँ पर बनती जा रही थी। और वो किस लिए बनती जा रही थी, कॉजेज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि जो लोगों के जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना, कि वो घर में बैठ के हाथों से कुछ बना रहे थे और फिर बेच रहे थे, वो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था यहाँ पर। उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर रैम्पेंट पुअर्टी बन गई। इसके बाद जो आता है, इसके बाद है पॉइंट हैवी डिपेंडेंस ऑफ ऑन इम्पोर्ट। अगर आप जो है इम्पोर्ट करना चाहते, कोई भी काम करना चाहते तो आप किस पर डिपेंड है, इम्पोर्ट पे डिपेंड है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस
आ गई थी इंपोर्ट करने में डिपेंड, और किसके ऊपर डिपेंड थे? ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन के ऊपर क्या क्या आता? देखो डिफेंस जो इक्विपमेंट थे वो भी ब्रिटेन से आते थे हमारे। अगर डिफेंस को लेकर हम कुछ कर रहे हैं तो डिफेंस की चीज़ें भी ब्रिटेन से आ रही थी। उसके साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, या कोई भी रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भी ब्रिटेन से आ रही है। यानी कि एक देश में जो दो तरह की चीज़ें होती हैं, डिफेंस से रिलेटेड और डेली यूजेस से रिलेटेड, तो वो दोनों ही चीज़ें हमारी कहाँ पर डिपेंड थी? ब्रिटेन पे डिपेंड थी। नेक्स्ट अब क्या है, ये तो थी इसके फीचर्स। अब बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर्स कैसा था हमारा? वैसे हम बात कर चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, बट यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से बात करते हैं कि कैसा था उस समय में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसमें हमारा बात आती है फर्स्ट पॉइंट, लो प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी, कि जो आपका प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो क्या था? प्रोडक्टिविटी की तरह बिल्कुल डाउन था। लो का मतलब देखो क्या था, जो है किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, वो उसमें जो भी फसल लगाते थे वो बहुत कम होती थी, उसकी जो क्वालिटी है वो भी डाउन होती जा रही थी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा था? बिल्कुल लो हो रहा था। सेकेंड है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हमें बिल्कुल, हम शुरू से जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है अनसर्टेनिटी बहुत है, खासतौर से एग्रीकल्चर को लेके। रेनफॉल जो है वो यहाँ पर मतलब वो कहते हैं ना राम भरोसे, उस तरह की चीज़ है कि कभी भी हो सकती है और कभी भी ना हो, मन चाहे जब सूखा हो जाए, जब चाहे तब रेनफॉल हो जाए। तो ये किस पे डिपेंडेंट थी? रेनफॉल पे डिपेंड थी। और ये वहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी के कारण भी एग्रीकल्चर क्या होता जा रहा था? वहाँ पर डाउन होता जा रहा था। थर्ड है इसमें डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है दिस फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। जो फार्मर थे वो जो जब वो बना रहे थे वो जो खेती कर रहे थे, तो वो उन खेतों से सिर्फ इतना ही अनाज उगा पाते थे जिससे उनकी खुद की फैमिली नीड्स कंप्लीट हो पाती थी। यानी वो अपनी फैमिली नीड्स के अलावा कहीं और सोच ही नहीं पाते थे। वो ये सोच उनके दिमाग में ही नहीं आती थी कि हमारे पास अनाज बचे और उसे हम बेचें। बेचने तक का तो वो सोच ही नहीं पाते थे, तो इसलिए उनका इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था। वो कहाँ तक जो है आकर रुक गए थे? सिर्फ अपनी फैमिली की बेसिक नीड को कंप्लीट करने में ही रुक गए। उनकी फैमिली की बेसिक नीड ही वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए क्या होता जा रहा था? वहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा हो रही थी। इसके बाद आता है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सोइल एंड टीलर्स ऑफ द सोइल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीलर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं, और ओनर कौन होते हैं? जमींदार, जो उसके मालिक होते हैं। तो मालिक को जमींदार बोलते हैं, टीलर्स जो उस ज़मीन पर काम करते हैं। उन दोनों के बीच में एक इतनी बड़ी खाई बन गई थी जिसको कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल था। वो कैसे बनी थी? जो आपके ये थे जमींदार थे, इनको सरकार ने पूरी छूट दी थी कि आप जितना मर्जी इन टीलर से जो है टैक्स वसूल करो, लेकिन हमारा जो फिक्स टैक्स है वो हमें पे कर दो। तो जमींदार क्या हो गया था? जमींदार को तो फिक्स टैक्स जो है पे करना था। अब ये क्या हो गया, इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लग्जरी लाइफ हो गई थी। जमींदार की लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ हो गई थी, ये बहुत अच्छे से जी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो टीलर्स थे, इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा जो है मतलब कठिन हो, मतलब मुश्किल हो गई थी कि ये अपना घर के लोगों का सिर्फ खाना, मतलब एक मैं ये कहूँ कि एक टाइम 2 टाइम की जो रोटी थी, 2 टाइम का जो खाना था, उसके लिए भी ये परेशान रहते थे कि पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, और जिसकी वजह से ये उसको इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे, अपनी ज़मीन के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। अच्छा, नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अब इसमें क्या था कि ए पीस हेयर एंड ए पीस देयर। किसान कैसे थे? ऐसे थे कि जिनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पर है, एक ज़मीन का टुकड़ा कहीं दूर है, दूसरा तीसरा कहीं और दूर है। तो ऐसे में क्या होता था, जब ज़मीन इकट्ठी ही नहीं है, उनकी मतलब जो सॉइल है वो इकट्ठा नहीं है, तो वो जब खेती करते तो उस पर अच्छी खेती नहीं कर पाते थे। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों पे जो है काम करते थे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करने की वजह से उनकी जो फसल है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता था।
एंड लास्ट इसमें पॉइंट आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, कि जो वहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो किसके अंडर था, ब्रिटिश राज के अंडर था। और ब्रिटिश राज मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या करता था कि जमींदारों को पूरी छूट देता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वो जमींदार उन टीलर्स की पूरी तरह से एक्सप्लोटेशन करते थे, पूरा शोषण कर लेते थे, उनको इतना हार्मफुल लाइफ जीने पे मजबूर कर देते थे कि वहाँ पर वो 2 टाइम की रोटी के लिए भी परेशान रहते थे। ठीक है, ये इसका जो है सिस्टम था, मतलब ब्रिटिश राज का। ये क्या था, ये था एग्रीकल्चर सेक्टर, जो क्या था ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अब जब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट, जैसे प्रोडक्शन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एक देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, मतलब ये आगे बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।